हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज और ये है मेरा यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर जो मुझे मिला है। और ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ करी मैंने अपने फर्स्ट यूके वीज़ा एप्लीकेशन में, और मैं किस तरह से अप्लाई किया था, क्या मैंने मेथड्स यूज़ करे थे, और कौन कौन से मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच करे थे अपने एप्लीकेशन में, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बात करूं अगर अपने बारे में, तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं गुड़गांव में, एंड आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। और मेरे पास जो एप्लीकेशन जो मैंने किया था वो नेक्स्ट दिसंबर का किया था मैंने, 15 दिसंबर से 15 जनवरी का 1 महीने का विजिटर वीज़ा मैंने अप्लाई किया था। और एप्लीकेशन मैंने 4 सितंबर से शुरू किया था, और जहाँ पे मुझे मेरा अपॉइंटमेंट 4 अक्टूबर का मिला था अपने यूके विजिटर वीज़ा के लिए। ये जो वीज़ा है मैंने दिल्ली वाला जो वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस है वहाँ से अप्लाई किया था, और मैंने एजेंट्स ना यूज़ करके एटलिस्ट एक ऐप जो आजकल चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसको यूज़ किया था करा था मैंने। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस ऐप को यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे वीज़ा रिफ्यूज़ल में। अगर बात करूँ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, तो पहले मैंने शेंगन कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ है एंड यूएई एंड ऑल भी मैंने कवर किया है। तो मुझे लगा कि क्या पता मेरा वीज़ा में मुझे इतनी दिक्कत ना आए, क्योंकि यूके का वीज़ा इजीली मिल भी जाता है लोगों को। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 23 अक्टूबर को मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल का मेल आ गया था मुझे। और तो पहला मेल मुझे ये आया कि आपको अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस से, उसमें रिजेक्शन के बारे में नहीं लिखा था। तो मैंने रेडिट पे जाके एक क्वेरी भी डाली थी और लोगों से पूछा था कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिफ्यूज़ हुआ है। तो वहाँ पे लोगों ने यही कहा कि वो जब आप जाएंगे तो तभी आपको पता चलेगी कि उसमें पासपोर्ट पे वो स्टिकर है या नहीं, राइट। बट उसके ही 3-4 घंटे बाद मुझे मेल भी आ गया था यूके वीज़ा के ऑफिस से कि क्या क्या रीजंस हैं और मेरे वीज़ा के रिफ्यूज़ल में। और मैं उस पर अपील भी नहीं कर सकता हूँ। सबसे वर्स्ट पार्ट ये था क्योंकि एक तो वीज़ा फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 15,000 रुपये के करीब होता है, और एटलीस्ट के थ्रू अप्लाई करने पे मुझे करीब 21-22 हज़ार रुपये लग गए थे मेरे यूके वीज़ा में। तो इट्स अ प्रिटी गुड अमाउंट, और वो पूरे पैसे वेस्ट हो गए मेरे। ऑल्सो एक वो भी हो जाता है कि अगर रिजेक्शन एक बार हो चुकी है तो एक वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिमार्क आ जाता है कि अगर आपके नेक्स्ट यूके वीज़ा एप्लीकेशन पे। तो 4 अक्टूबर को मेरा वीज़ा का अपॉइंटमेंट था दिल्ली में। उसके बाद मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे मैंने सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने एटलीस्ट ऐप में अपलोड कर दिए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपके अपॉइंटमेंट के 2 दिन पहले हम आपसे एक बार एक कंफर्मेशन लेंगे, और आपका भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग खुद ही अपलोड कर देंगे। तो आप कुछ लेके नहीं जाना है वहाँ पे, बस अपना पासपोर्ट लेके जाना है और जो अपॉइंटमेंट का जो कंफर्मेशन लेटर है वो लेके जाना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अपलोड हम कर देंगे। तो आई थिंक वो एक बेटर भी होता है ऑप्शन, क्योंकि मैंने भी जब शेंगन वीज़ा अप्लाई करा था लास्ट टाइम तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था। काफ़ी वो बल्कि हो जाता है, एक तो बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल, क्योंकि वो काफ़ी सारे बैंक स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। तो आई थॉट कि वो एक बेटर ऑप्शन भी होता है अगर आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं तो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फिर कोई सा भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रेफर करें ऑनलाइन अपलोड करना। तो एटलीस्ट ऐप में जो कंसियर्ज होता है तो उसने मुझे ये कहा था कि मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, आपको बस अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट का लेटर लेके जाना है। तो मैं वीएफएस ग्लोबल गया, अराउंड 1 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरा आइरिस स्कैन, थंब स्कैन एंड ऑल लिया, और वो तो अराउंड आधे घंटे में मेरा काम हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ अपलोड करना नहीं था। उन्होंने बस मेरा अपॉइंटमेंट लेटर लिया और मुझसे पूछा कि आप कब जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, रीज़न पूछे। उन्होंने खुद ही देख लिया था कि मैंने अपॉइंटमेंट्स के मतलब अपने एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ वहाँ पे मुझे करना नहीं पड़ा। तो एज सच कोई इंटरव्यू जो होते हैं हम सोचते हैं कि होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। उसके बाद आई केम बैक, और फिर मुझे मेल आ गया उसी टाइम कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है, और मैक्सिमम 24 अक्टूबर तक आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा कि ये रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। तो उसमें तो उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का एक लिंक होता है, उस पर जाके अगर आप अपना डेट डालें कि आपने कब वीज़ा अप्लाई करा था, कौन सा वीज़ा अप्लाई करा था, जो कि मेरे केस में विजिटर वीज़ा था। तो वो उन्होंने कहा था कि वो चीज़ के बेस पे वो बता देते हैं कि आपके अराउंड आपका 24 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा अपडेट। उसके बाद अगर तब तक ना आए अगर आपको कोई रिस्पॉन्स, तब आप उनको मेल कर सकते हैं।
देख लो, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? देखिए उसमें स्क्रीन में देख ले करण, करण बाहर निकल, कुछ चल तो रही है ना ये? हाँ वीडियो चल रही है। चल रही है ना, बीच में बीप की आवाज आई थी, सुन। नहीं, ठीक है। तो 24 अक्टूबर तक उनका था कि हम रिस्पांस दे देंगे आपको, और उसके बाद फिर मैंने कई कम्युनिटीज में चेक करा तो कई लोगों को अराउंड एक हफ्ते में आ जाता है रिस्पांस कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया है, 2 हफ्ते में आ जाता है। आई वॉज अ बिट वरिड ऑल्सो कि क्यों इतना टाइम लग रहा है एंड ऑल, बट क्योंकि ऐसा मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ खराब नहीं है, कभी कुछ मैं पहले भी मतलब शेंगेन ट्रैवल कर रखा है, तो मुझे लगा कि क्या पता। और दूसरी बात, जब मैं अपना वीजा अप्लाई कर रहा था तो जो उसमें एप्लीकेशन था तो उसमें मैंने, मेरे क्या है कि अभी एग्जिस्टिंग में मेरे पास कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं, अराउंड 12-13 बैंक अकाउंट्स हैं मेरे पास। तो पिछले कुछ वीजा एप्लीकेशंस में कई बार हुआ है कि क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस, तो मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखा हुआ था जिसमें कि मेरा सैलरी क्रेडिट होता था। तो वो वाला बैंक का मैंने स्टेटमेंट उनको बस दे दिया, क्योंकि वो छोटा भी स्टेटमेंट है और उसमें क्लियर कट दिख रही थी कि सैलरी आ रही है। तो मेरे दिमाग में ये था मतलब अप्रोच कि मुझे ये लगता था कि बस वीज़ा अप्लाई करते टाइम मेरे दिमाग में ये अप्रोच था मेरे कि मुझे बस उनके सामने ये प्रूफ करना है कि मेरे पास पैसे हैं, और जो उनका लिविंग कॉस्ट है उनकी कंट्री में वो मैं है मेरे पास बैंक में, तो इट्स नॉट लाइक कि आई विल बी स्ट्रैंडेड इन दैट कंट्री। तो आने में मुझे वहाँ पे मतलब खर्च मेरा, मैं वहाँ पे खर्च कर सकता हूँ, मुझे बस ये प्रूफ करना है। तो मैंने बस एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करा उसमें, और तो मेरे पास 12 बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें कि किसी में कुछ ट्रांजेक्शन है, किसी में कुछ ट्रांजेक्शन है, किसी में कोई मतलब किसी में कम बैलेंस होता है। तो मैंने हाईएस्ट बैलेंस वाला जिसमें सिर्फ सैलरी क्रेडिट हो रही थी मेरी, वो वाला बैंक का स्टेटमेंट मैंने उनको दे दिया, अपनी पे स्लिप्स वगैरह डाल दी, और अपना कंपनी से एक लेटर मैंने अपलोड कर दिया था कि जहाँ पे उन्होंने एचआर ने लिखा था कि हमारा एम्प्लॉय है एंड वी आर लाइक ग्रांटिंग हिम अ लीव ऑफ 1 मंथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करे थे, ऑल्दो वही मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था एप्लीकेशन के दौरान कि वहाँ कि अभी इंडिया में आप कितना खर्च करते हैं, तो मैंने उसमें डाल दिया 30,000 रुपये, ऑल्दो आई लिव विद माई पेरेंट्स, सो एज सच मैं कुछ खर्च होता नहीं है मेरा, बट मैंने 30,000 रुपये डाल दिया। तो हुआ ये कि क्योंकि मेरा उस बैंक से डेबिट नहीं हो रहा था, मैं उन पैसों को वो जो मेरा सैलरी क्रेडिट होता था तो उसको मैं निकालता नहीं था, उसको मैं उसमें उसी में पड़े रहने देता था, तो उसमें से कुछ डेबिट नहीं हो रहा था। तो वो वाला स्टेटमेंट मुझे एक तरह से बैकफायर कर गया। मुझे और उनको बैंक अकाउंट्स दिखाने चाहिए थे और मेरे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाने चाहिए थे कि यहाँ से पैसा आ रहा है जो कि मैं स्पेंड करता हूँ अपना नॉर्मल डेज में, और ये मेरा मतलब सैलरी वाला अकाउंट है, इसमें से डेबिट नहीं होता है कुछ। तो एक ये इशू था क्योंकि मैंने, और इसके अलावा मैंने क्रेडिट कार्ड का भी स्टेटमेंट डाला था मैंने जिसमें कि मेरे हाईएस्ट लिमिट दिखे, क्योंकि मुझे बस ये था दिमाग में कि मुझे बस प्रूफ करना है कि भाई पैसे हैं, क्रेडिट लिमिट भी है अच्छी, तो मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब पैसे खत्म हो जाएंगे मेरे वहाँ पे, ये प्रूफ करना है, मुझे ऐसा लगता था। बट इसके ऑपोजिट असल क्राइटेरिया वीजा एप्लीकेशन में इसका ऑपोजिट होता है। तो वहाँ पे फिर मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड करी थी, अब तो बैंक का अपना स्टेटमेंट अपलोड करा था, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अपलोड करा था, सैलरी स्लिप अपलोड करा था, और अपनी कंपनी से जो लेटर है वो अपलोड करा था। तो इसमें मुझे पैराग्राफ V 4.2A एंड C के तहत इमिग्रेशन रूल्स जो है उनके, उसके तहत मुझे रिफ्यूजल मिला है। तो इसमें जो उनका जो रिफ्यूजल लेटर है उसमें उनका ऐसा मानना है कि मैं एक जेन्युइन विजिटर नहीं हूं, और वो डाउट करते हैं कि मेरे इंटेंशंस आर नॉट जेन्युइन, और मेरे इंटेंशंस आर टू नॉट लीव द यूके, एंड दे थिंक कि मैं उनकी कंट्री नहीं छोड़ूंगा उस 1 महीने के बाद, उनको ऐसा लगता है। और उसके रीजन ये है कि लिमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा है उन्होंने। मैं ही चाह रहा था कि ज्यादा मैं क्लमजी ज्यादा हौच पौच ना कर दूं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के सिर्फ मैं वो डालूं कि जो कि शो करते हैं कि पैसा है मेरे पास वो। और यहाँ पे इनका कहना है कि लिमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू माय पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड स्टेटिंग दैट आई हैव नो रिमेनिंग डिपेंडेंस इन माय होम कंट्री। तो ये चीज एटलीस्ट ने गलत करी उन्होंने, जो मेरा एप्लीकेशन डाला है ये चीज मैं शायद से ठीक से देखा भी नहीं, और मे बी मैंने देख के इग्नोर कर दिया होगा उस चीज को कि मेरे यहाँ पे कोई डिपेंडेंट नहीं है मेरे ऊपर कोई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मैं मेरे ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे लोग, तो कहीं ये दिखे कि ही इज लाइक फाइनेंशियली वेरी, बहुत सारे इसके ऊपर दबाव है एंड ऑल। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, बट यही चीज ने बैकफायर कर दिया कि उनका ऐसा मानना था कि इसके ऊपर कोई रिमेनिंग डिपेंडेंट नहीं है, यानी जो मेरे पेरेंट्स है वो मेरे ऊपर अपने खर्चों के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे ये बंदा ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो मे बी ये वहां पे जाके वापस नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से मतलब उनका ये आउटकम वो देख पा रहे थे यहाँ पे। और इसमें ये फिर ये लिखा था कि आई हैव नो राइट टू अपील और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू।
तो उनको ये था मतलब कंसर्न कि एक तो कि इसके पास कोई रिमेनिंग डिपेंडेंट नहीं है, इसके पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर, और दूसरा जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे उसमें जो सैलरी अकाउंट में से डेबिट नहीं हो रहा था। उनका ये कहना था आपने 30,000 रुपये अपना डाला है स्पेंड, इसमें से डेबिट तो हो नहीं रहा, कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे कहाँ डेबिट हो रहे हैं। तो ये था एक इशू। और वालों सबसे वर्स्ट पार्ट कि मुझे इसमें एटलीस्ट की तरफ से कोई भी सामने से आंसर नहीं किया गया कि आप कुछ आपका एप्लीकेशन वीक है, आपको और डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। इन्होंने फिर ये भी मुझसे पूछा कि आपको कोई प्रॉपर्टी के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए थे, ऑल्दो इन्होंने लिखा कि हमने कहीं पे ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि प्रॉपर्टी के आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं या नहीं अपनी अटैचिंग डॉक्यूमेंट में, बट ये चीज़ आपको खुद ही सोचना चाहिए था। ये लिखा है वहाँ पे कि इट इज़ ऑन टू द ओनर्स ऑफ द एप्लीकेंट कि वो अपना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दे साथ में, अगर उसको प्रूव करना है कि भाई मैं इंडिया आऊँगा वापस। ये वाला एक एंगल देखना होता है जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर भी। जो लास्ट टाइम मैंने वीज़ा अप्लाई करा था उस टाइम आई वॉज इन कॉलेज, तो वहाँ पे कॉलेज ने लिख के दिया था कि ये हमारा स्टूडेंट है। एंड जो अगला जो अपोजिट पार्टी थी वो भी कॉलेज था, वो मुझे इन्वाइट कर रहे थे। आई हैड द इन्विटेशन लेटर। और उस टाइम क्योंकि मैं कॉलेज में था तो मेरे पापा का ITR लगा था और पापा का एक अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट वगैरह लगा था। इस बार क्योंकि आई एम वर्किंग तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने में ये एक सबसे बड़ी गलती करी मैंने कि मुझे जो है अपना जो मैं मेरे फंड्स को मैंने पार्क कर रखा था एक बैंक में, और एक जो मेरा स्पेंडिंग अकाउंट था, दोनों मुझे अपलोड करने चाहिए थे ताकि वो अच्छे से देख पाए उसको। दूसरी चीज़, मुझे ये चीज़ हमेशा उनके सामने प्रूव करनी चाहिए थी कि मैं वापस भी आऊँगा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो यानी कि जैसे मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, लोन्स अगर हैं मेरे पास, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, भाई बहन डिपेंडेंट हैं, ऐसा अगर कुछ बने एंगल तो वो चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली सबका कुछ ना कुछ होता है, बट हम अपने एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार चीज़ें हाइड कर लेते हैं। ये चीज़ कभी नहीं करनी है आपको। तो यही है कि मतलब आपको बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, इसमें यही मैं सजेस्ट करूंगा इन द फाइनल फ्यू पॉइंट्स कि आपको जो अपना एविडेंस है वो देना है कि आपका स्ट्रॉन्ग टाइज है अपने होम कंट्री से, क्योंकि आप विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, तो आप टाइड है अपनी पुरानी होम कंट्री से। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर आपकी प्रॉपर्टी के एसेट्स हो गए, या फिर लोन्स हो गए, फैमिलीज हो गई, तो ये एक तरह से प्रूव करती हैं उनके सामने कि अच्छा भाई ये डिपेंड कि ये कुछ टाइज हैं। तो ये इट्स नॉट लाइक कि वहां पर जाके छोड़ देगा सब कुछ और मतलब वापस वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि वैसा ही बंदा ही सिर्फ छोड़ सकता है वहां पे जाके कंट्री जिसका कुछ ना कुछ, जिसका यहाँ पे कुछ भी ना हो, जो अपनी जमीन बेच के जैसे कोई बंदा जा रहा है, तो वो वैसा बंदा। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपको डालना है कि यू नीड टू इंश्योर कि आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल एक्सटेंसिव हो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो। अगर आपके 4 बैंक अकाउंट हैं, 2 बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सब दिखना चाहिए, एक एक ट्रांजेक्शन दिखनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है। और सफिशिएंट फंड्स तो ऑब्वियसली वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर से भी कि वो पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। सफिशिएंट फंड तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपके पैसा है नहीं, ये नहीं कि पैसे नहीं है आपके पास, वहां पे जाके आप वो बोल रही है मेरे पैसे खत्म हो गए, वो वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो दूसरी पॉइंट ये होगा कि एक तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, और थर्ड है कि आपका जो क्लियर एंड डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए आपके पास कि जो फ्लाइट बुकिंग्स हैं। ऑल्दो अब क्या है कि आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, अगर 3-4 महीने बाद की बुकिंग कर रहे हैं तो आप डमी टिकट्स का लोग यूज करते हैं, तो वो ट्रैवल आइटनरी तो एटलीस्ट मैंने अपलोड करी थी मेरी कि मैं कहाँ रहूंगा, डमी टिकट, उन्होंने डमी अकोमोडेशन अपलोड करा होगा। बट मुझे लगता है कि अगर मैंने ये चीज खुद से किया होता वीजा अप्लाई, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने शेंगेन वीजा मैंने खुद से अपलोड करा था A to Z, बट वो प्रोसेस क्योंकि काफी ज्यादा मतलब एक तो एक्सटेंसिव होता है, तो वो थोड़ा ना मतलब टाइम टेकिंग भी हो जाता है और काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है पूरा वीजा एप्लीकेशन का, कहीं पर भी यूरोप, UK, US, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आई थॉट कि एटलीस्ट यूज करते हैं, वहां पे एक बंदा होगा, उसको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा अपने, बोलूंगा भाई तू कर दे। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे तो मेरा वीजा भी रिजेक्ट हो गया, और वहाँ पे मेल में भी मुझे ये चीज लिखी थी कि यू विश टू कम टू UK फॉर 30 days फॉर टूरिज्म पर्पज। While I acknowledge the importance of this visit, I must also assess कि आपका पर्सनल एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो आपने सपोर्ट करा है वो इंटेंशंस आपका सही नहीं लग रहा है। मैं इस वीजा रिफ्यूजल लेटर का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। और बट हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑल्दो जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो हम उसको इंडिविजुअली असेस करेंगे, लेकिन हम ये जरूर आपका पुराना एप्लीकेशन देखेंगे कि आपने क्या चेंज करा है अपने लास्ट टाइम के से लेके अब में।
तो वो चीज़ आई थिंक कि मेरा वो ख़राब हो गया, मतलब थोड़ा कि अब नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई एप्लीकेशन के टाइम मुझे ये रहेगा कि लास्ट टाइम, बट ऑल्दो अब ये होता भी है कि मतलब कुछ सीखने को भी मिला मुझे, इस चीज़ समझ में भी आई कि किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है अगर मैं यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो, या फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं यूरोप का वीज़ा अप्लाई करूँगा तो उसके लिए एक आइडिया मुझे लग गया कि मुझे किस तरह से अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है। एंड आई नीड टू बी वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी एक्सटेंसिव, क्योंकि वो काम उनका है। अगर मैं लेट्स से मेरे पास 12 बैंक अकाउंट्स हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने हैं मुझे, वो काम तो उनका है कि वो देख रहे हैं कि नहीं कि कितना, एंड आई गेस वो एक और बेटर बनाता है मेरे एप्लीकेशन को। अगर मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं, इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं, आई हैव अराउंड 26 क्रेडिट कार्ड्स, 12 बैंक अकाउंट्स, और तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली एक तो एटलीस्ट की तरफ से भी बस मेरे वो था कि उन्होंने बस कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए आप, जो बेसिक क्राइटेरिया वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और हाँ, ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली कोई नहीं मांगता, बट इनका ये कहना था कि अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप ये दिखाएं कि एटलीस्ट मेरा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो उससे मैं टायर्ड हूँ इस कंट्री से। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। एंड आई एम लाइक क्वाइट श्योर कि इस वीडियो से कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है अपना, कोई सा भी हो, यूके हो, यूएस हो, यूरोप हो। तो आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश कि आपको ऐसा रिफ्यूजल लेटर ना देखना पड़े। और तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि क्या क्या है, आप इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कैसे अपना वीज़ा अप्लाई करना है। बट विश मी लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, बट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन एंड डू टेक इट सीरियसली। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप कोई एजेंट्स वगैरह के थ्रू, आई विल प्रेफर कि आप ना करें, खुद से करें। अगर इफ़ यू आर नॉट दैट टेक सेवी एंड ऑल, या फिर टाइम की कमी है, तो अच्छा अगर एजेंट्स यूज उनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी एक अच्छा एक रेप्यूटेड एजेंट हो, एज एन कोई ऑनलाइन ऐप्स वगैरह के थ्रू मत करिए, क्योंकि इससे आपका ही वो रिकॉर्ड खराब होगा। क्योंकि अगर अब वो वीज़ा रिजेक्शन आ गया, ऑल्दो पासपोर्ट पे वो नहीं लिख के आता है कहीं पर भी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बट इनके तो मतलब सिस्टम में तो ये चीज़ लिखा होगा ही, और वो पूछेंगे भी नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूँगा कि क्या आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ है, तो वहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा कि हाँ हुआ है, उसकी रीजंस क्या थे एंड ऑल। तो वो चीज़ है। बट हाँ, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद यूके वीज़ा एप्लीकेशन। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और भी कुछ फाइनेंशियल वीडियोस बनाऊंगा और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे आप अपने नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन पे अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं और एक बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बिकॉज आई एम इनटू ऑल ऑफ दीज डील्स, ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल। आई डू रिसर्च अलॉट। अभी मैं रिसेंटली आई वाज ऑन माय ट्रिप टू यूएई। अब वहाँ पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पैसे सेव किए, क्योंकि इतने ऐप्स एंड ऑल होते हैं वहाँ पे। तो एंड आई बुक्ड द वेरियस थिंग्स देयर, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं मेरे लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करूँ। एंड थैंक यू।